जवाब तो खैर फैज साहब को क्या दूंगा मैंने ऐसे ही जो है आपके मतलब ये कुछ मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, वो फेज था मेरे सीवियर अल्कोहलिज्म का। इस वक्त मैं बड़ा अनथक शराब पिया करता था। इट्स नॉट अ गुड फेज, इट वाज नॉट अ गुड फेज। तो वो करीब जो है 1995 से लेकर जो है 2005 तक के फेज में, इस फेज की ये करीब 2-3 हज़ार शेरों की नज़म बन गई थी। जो भी चीज़ देखी मैंने लिख दिया, जो भी सामने देखा मैंने लिख दिया। तो उसमें जो है मैंने ऐसे लिखते लिखते ये इसका आलम ऐसा मालूम पड़ा कि अच्छा ये बड़ी मज़ेदार नज़म है, तो रूखा चेहरा लेकर सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसको मौज सुनना। कि वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो। हाँ सर, है ना, है ना। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न दूर तहलका हो। जिसमें न दूर तहलका हो, और काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न बात बिगड़ती हो। और काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए। वो अरे बाद में बैठ जाओ। वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। अच्छा, वो काम भला का काम हो, ये थोड़ी नॉन वेज है, नौ इतनी भी नहीं है। मतलब वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का। इसमें कुछ भी नॉन वेज नहीं है पहले वाले मक्ते में। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न मौका सिसकी का। इसके बाद एक बड़ा, ये बहुत गंभीर शेर है, बहुत गंभीर शेर है। वो काम भला का काम हुआ जिसकी न शक्ल इबादत हो। ये बड़ा गंभीर शेर है। वो काम भला का काम हुआ जिसकी न शक्ल इबादत हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठग ले बे। वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठग ले बे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो कहे चूम और भग ले बे। और वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो। वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजबूरी का मौका हो। है ना। वो काम भला का काम हुआ, ये वाकई नॉन वेज है। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना ठरक हो अंदर की। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें सब कुछ मीठा हो। वो काम भला का काम हुआ जो लब की मुस्का खोता हो। वो काम भला का काम हुआ जो लब की मुस्का खोता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो सबकी सुन के होता हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न लहू महकता हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न लहू महकता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एक चुम्बन में थकता हो। फिर धीमे धीमे ये नज़म जो है पॉलिटिकल हो गई। इसमें अमेरिका भी आ गया, इसमें वियतनाम भी आ गया। तो मैंने कहा चलो ये लोग भी हैं कि इनको देखते हैं। वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने। वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने। और वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए। वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो चबा मुशर्रफ खा जाए। वो काम भला का काम हुआ जिसका सामा खुद बुश हो ले। वो काम भला का काम हुआ जिसका सामा खुद बुश हो ले, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एटम बम से खुश हो ले। और पहले बम्बई में सारा का सारा काम जो है
चला करता था दुबई से, फ़ोन हुआ करते थे। वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फ़ोन पे हो जाए, वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फ़ोन पे हो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मुंबई आके खो जाए। वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजहब, रंग और भाषा हो। वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो पब्लिक की फरमाइश हो। और वो काम इसमें बड़ा, ये हमेशा मैं शेर पे रुकता हूँ, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो। ये तुम लोगों की जनरेशन ने एक बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है, एक मेजर पाप किया है। तुम लोगों ने एक बड़े मेजर फिनोमिनन को खत्म कर दिया, जिसे कहते हैं पिटा हुआ आशिक। एक बहुत ही जबरदस्त फिनोमिनन हुआ करता, हर मोहल्ले की पैदाइश था ये, एक पिटा हुआ आशिक जिसका दिल टूटा हो। पहले दिल टूटते थे, तुम्हारे दिल नहीं टूटते, तुम्हारे ब्रेकअप्स होते हैं साले, है ना, तुम्हारे ब्रेकअप्स होते हैं। ब्रेकअप्स के बाद भी उधर एक दिल टूटने की गुंजाइश ही नहीं है। इधर ब्रेकअप हो, उधर एक रिबाउंड नाम की चीज और क्रिएट कर लिए तुम लोग। यहां दिल टूटा, यहां दिल ब्रेकअप हुआ, वहां रिबाउंड कर लिया, और अब साला एक टिंडर और आ गया बीच में। तो वो इसमें खत चले गए यार, खत चले गए। पुराने जमाने में टूटे हुए दिल के साथ में एक बंदा था, ये पिटा हुआ, हर मोहल्ला हर देख के बोल सकता था कि पिटा हुआ आशिक है, इसका दिल टूट चुका है, ये दाढ़ी बढ़ाए हुए, कंधे पे झूला डाले हुए, अभी पहाड़ी पे जाके मुकेश के गाने गाना शुरू कर देगा। वो पिटा हुआ आशिक गायब हो गया। अभी तुम्हारा इतनी हरित क्रांति है तुम्हारे रिलेशनशिप में कि चल रही है। खत चले गए यार, खत चले गए। इनलैंड लेटर्स, आप तो जानते होंगे सर, इनलैंड लेटर्स का मजा ही क्या था, है इनलैंड खत। उसमें अरे एक लड़की को पटाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती थी, वो तुमको मालूम, आई लव यू लिख दिया, व्हाट्सअप कर दिया, उससे काम हो गया तुम्हारा तो पूरा। अरे उसमें इतनी मेहनत लगती थी, एक खत लिखने में इतनी मेहनत लगती थी। उसके बाद एक बच्चे की तैयारी, 6 साल का बच्चा लगता था उसमें कि बेटा ये खत लेके जाओ, दीदी को देकर आओ। बड़े 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 प्रपंच रचाने पड़ते एक इसको पूरा करने के लिए। खत नहीं, अरे खत तुम लोगों ने खून से खत लिखे हैं कभी? नहीं लिखे, हमने लिखे हैं। हम इतने बदमाश, आप कसाई की दुकान में बैठ जाया करते थे कि मांस तू रख ले, खून को हमें दे। हाँ, मतलब माशूक के पास में इतना टाइम थोड़ी है कि वो डीएनए टेस्ट कराती फिरेगी कि एक मजा भेड़ का है कि आदमी का। तो हम लोग वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। ये पुराने जमाने के आशिक जानते हैं। वो काम भला का काम हुआ जिसमें सरकार हजूरी हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ललकार जरूरी हो। वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस, वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि हाय पकड़ ली उंगली बस। काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो, वो काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो नहीं विवेकानंद से। और वो काम, ये मेरा प्रिय शेर है कि वो काम भला का काम हुआ, वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। तो काम भला का काम हुआ कि किस्मत यार पटक मारे, वो इश्क भला का इश्क हुआ कि दिल ना मारे चटखारे। अच्छा, वो काम भला का काम हुआ कि कहीं कोई भी तर्क नहीं, लड़की चाहिए, देख ली पटा ली, कैसी है क्या है, दोनों तरफ है मामला। लड़का देख लिए, लड़का लड़की चाहिए, बस दैट्स ऑल। वो काम भला का काम हुआ कि कहीं कोई भी तर्क नहीं, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि कड़ी खीर में फर्क नहीं। और काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, और विश्व भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। और काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर,
वो काम भला का काम हुआ, परफॉर्मेंस अपने बाप का घर, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर। और ये आखिरी है शेर इसका कि हमारे वहाँ पर बॉम्बे में जो है अंग्रेजी थिएटर में कुछ बंदे होते हैं जो 2 प्लेस करते हैं और तीसरे प्लेस से वो एक्टिंग सिखाने लगते हैं। एक था वहाँ पर हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक्टर था रॉबर्ट डी नीरो, उसका निकनेम था बॉब डी नीरो। तो वो जो है अपने आप को बॉब डी नीरो समझने लगते हैं। वो काम भला का काम हुआ हर एक बॉब डी नीरो हो, आखिरी शेर है। वो काम भला का काम हुआ हर एक बॉब डी नीरो हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि निपट चूतिया हीरो। Over to you, sir. नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग। मेरा नाम गगन मुदगल है और बहुत खुशी की बात है, बहुत ऑनर की बात है कि पीयूष भाई के साथ स्टेज पे बैठा हूं, जिनको काम करते हुए देखा है थिएटर से हूं मैं, और हमेशा सीखा है पीयूष भाई से। उदयपुर टेल्स, आपका शुक्रिया बहुत बहुत इस खूबसूरत समा को बांधने के लिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 3rd एडिशन है। कहानियों की बात होगी, किताबों की बात होगी, पीयूष भाई की एक्टिंग की, गानों की बात होगी। पीयूष भाई, पहला सवाल जो इस मंच पे मैं आपसे करना चाहता हूं, हम सब ने दादी से, नानी से, मम्मी से, पापा से कहानियां सुनी है और वहां से कहानी शुरू होती है। पहली कोई कहानी जो आपको याद आ रही है, जो आपने घर पे सुनी हो, कहां से ये राइटर कहां से जन्मा है? मैं उस जड़ पे जाना चाहता हूं। ऊपर से जन्मा यार, भगवान ने दिया था मुझे ये सब। भगवान है, पता नहीं क्या क्या। मैं 8th क्लास में मैंने पोर्टफोलियो, 8th क्लास में मैंने ये लिखा था। सोचिए, आप सोच कर देखिए, 8th क्लास में ये था कि जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। ये था मेरे 8th क्लास का वर्क। अब मैं अगर कहूं कि भाई मुझे कहां से मिला, झक मार के हमें आपके मतलब पुनर्जन्म पर यकीन करना पड़ता है। झक मार के कहीं ना कहीं किसी नोट पर मैं छूटा होऊंगा, आज इस उम्र इस जन्म में मैं उसको पूरा कर रहा हूं, वरना ये उसके पहले मैंने पढ़ा भी नहीं था। 8th में कौन कितना पढ़ेगा, कितना राइटर्स को पढ़ेगा आदमी। वो क्या कारण है, वोल्फगांग मोजार्ट ने 6 साल की उम्र में आपके सिम्फनी क्रिएट कर दी थी। तो बताओ कहां से उसको, कहीं ना कहीं से तो आपके मतलब निशाना मिला होगा ना उसको, तो वो कर दी उसने। इसका मतलब ये है कि मुझे आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम गिफ्टेड। तो ये इसीलिए मतलब कहानी तो यार हमारे कहानी अच्छी कहानियां नहीं यार मेरी ज़िंदगी में जो है। मेरा बचपन बड़ा ख़राब बीता, बहुत ख़राब बीता। तो पहली कहानी जो जवान होने के बाद में मुझे याद आती है तो अपने अल्कोहलिज्म की, वो ख़राब कहानी थी, बहुत ख़राब कहानी थी। वो बड़ा ख़राब दौर था, बहुत ख़राब दौर था, वो बहुत ख़राब दौर था अल्कोहलिज्म का, बहुत ख़राब दौर था, बहुत ख़राब दौर था, बहुत ही ख़राब दौर था। अच्छा, इत्तेफाक से सबसे अधिक क्रिएट भी मैंने उस दौर में किए। जितनी मैंने क्रिएशन की, मैंने डिसऑर्डर्ड रहते हुए की। अब आजकल विपश्यना करके मैं पिछले 10 साल से बहुत सोबर बन गया हूँ, बहुत ठंडा हो गया हूँ, लेकिन अब सारा क्रिएटिविटी नहीं होती। अब मुझे लगता है कि यार क्यों क्रिएट किया ही क्यों जाए, आराम से बैठ के ध्यान करो ना। तो ये बड़ा डायकोटोमी है कि मैं जब डिसऑर्डर एंड जीनियस एक बहुत वेस्ट का फॉर्मूला है, वेस्ट के चलन है। मुझे कई बार लगता था कि ये सही नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वाकई जब से ज़िंदगी ऑर्डर्ड हो गई है तब से मैं क्रिएट करना बंद कर चुका हूँ। मतलब कम हो गया है वो। वरना ये था, ये वो एक अल्कोहलिज्म पर पुट्टी सुनोगे कि आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो, इसमें हंसने की क्या बात है यार, मैं समझ नहीं पा रहा। वो आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। ये बड़ा खराब फेज था। तो इसमें जो है, जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं 2 पल का था, फिर पता नहीं कब 2 पल का वो 7 सदी में बदल गया। हम चुप बैठ के सुन्न गुजरते लम्हे को ना समझ सके, वो कब भीगी उन पलकों की उस सुर्ख नमी में बदल गया। और नींद न जाने कहाँ गई उन सहमी सिकड़ी रातों में,
और नींद न जाने कहाँ गई उन सहमी सिकड़ी रातों में। हम सन्नाटे को चीर राख से भरा अंधेरा तकते थे, फिर शहर शहर फिर कांप कांप के थाम कलेजा हाथों में। जिसको न वापस आना था वो गया सवेरा तकते थे। जिसको समझे हो तुम मजाक वो दर्द कभी बन जाएगा, फिर दर्द की आदत पड़ जाएगी। अर्ज ना कुछ कर पाओगे, अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। और उस दौर से पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी, उसके पहले इतना हसीन दौर था। उस दौर से पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी, वो दौर बड़ा पुरजोर रहा जब साथ बंदगी रहती थी। जब साथ कहूँ का होता, जब बात लतीफ़ों की होती, और शाम महकते ख्वाबों की और रात हसीनों की होती। जब कहे नाज़नी बोलो साजन कौन पहर को आऊं मैं, और हुस्न कहे कि तू मेरा और तेरी ही हो जाऊं। बस मैं पागल ना समझ सका किस और तरफ को जाना है, बस जाम ने खींचा बोतल इतराई कि तुझको आना है। मैं खाने की ओर चला, ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्हा बचपन सुन चिकियां अटक अटक के जा रोकता। एक भरी जवानी कसक मार के चुप चुप बैठी रहती है, और खामोशी से खा लेना कुछ नम आंखों से कहती है। उन सहमी सिसकी रातों को मैं कभी नहीं ना समझ सका, उन पल्लू ठूसी फपक फपकती बातों में न अटक सका। ये कभी कभार का काम अटूटा फर्ज कभी बन जाएगा, फिर फर्ज की आदत पड़ जाएगी। अर्ज ना कुछ कर पाओगे, अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो रात यार बड़े पछताओगे। और आखिरी है कि वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था। उन जले पुलों की क्या बोलूं जो जला जला के आया था। वो बोले थे कि देखो इसको, जर्द सर्द इंसान है ये, एक जिंदा दिल तबीयत में बैठा मुर्दा दिल हैवान है ये। मैं शर्मसार तो क्या होता, मैं शर्म जला के आया था, उस सुर्ख जाम को सुर्ख लार में नहला करके आया था। मैं आँख की लाली साथ लहू मदहोश कहीं पे रहता था, खूंखार चुटकुले तंज लतीफ़े बना बना के कहता था। ये दर्द को सहने का झूठा हमदर्द कभी बन जाएगा, हमदर्द की आदत पड़ जाएगी। अर्ज ना कुछ कर पाओगे, अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। पीयूष भाई, आपने इससे पहले नज्म में विवेकानंद का जिक्र किया है, और आपने कहा भी कि कर्मयोग का काफ़ी गहरा प्रभाव आप पे रहा है, कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके उत्तरदायी हम हैं। ये क्या छुआ था उस किताब के बारे में आपको बचपन में? नहीं, मैं अरे भैया, मुझे लोग बात कहते हैं आपका कैरियर इतना देर में बना। मैं 46 की उम्र गुलाल आई थी। आई वॉज 46 years old when गुलाल हैपेंड। तो उन्होंने कहा, व्हाई डिड यू क्विट, व्हाई डिड यू क्विट? मैंने कहा नहीं, मैं क्विट नहीं करना चाह रहा था। उन्होंने कहा छोड़ा क्यों नहीं आपने? मतलब ये जो उम्र होती है इसमें थक हार के बैठ जाते हैं कि अब काम नहीं मिल रहा यार, अब काम नहीं मिल रहा, अब जो है आपके कुछ और बातें करते हैं, बुढ़ापा आ गया। मेरा ब्रेक उस वक्त मिला। मेरे ख्याल से मैं हिंदुस्तान का पहला एक्टर हूं जिसको 46 की उम्र में मेरे ब्रेक मिला। मेरे से पूछा करते थे क्या किया आपने, तो मैंने कहा भैया एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। साफ सी बात, अगर आप एक बार कर्म कर चुके हो, दुनिया गोल है, वो घूम घाम के वापस आपके पास आता है। अच्छा किया हो तो अच्छा, बुरा किया हो तो बुरा। तो मैं यहां पर काम करके दिल्ली में 20 साल थिएटर कर रहा था, करके मैं गया वहां पर, तो सडनली आपके एक बंदा सामने आ गया। उन्होंने कहा मेरा नाम अनुराग कश्यप है। मैंने कहा मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। उन्होंने कहा पीयूष भाई आपको जानता हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो मिले नहीं थे कभी जिंदगी में। मैंने कहा मैं भी तो जानता हूं। तो उन्होंने कहा हम काम करते हैं। मैं बिल्कुल काम करते हैं। उन्होंने कहा दोनों शराब पिए? बिल्कुल शराब पिए। उन्हें शराब पी के काम करेगा, शराब पी के काम करें, क्या करें, गाने कर दो आप मेरे लिए। मैंने कहा ला शराब दे, मैं जाता हूँ दिल्ली, और आपके मैं आऊँगा एक सप्ताह बाद, और एक सप्ताह हारमोनियम दिलवा दे मुझे। दोनों भूखमंगे थे, भूख में रहते दोनों। उसने हारमोनियम दिलवा दिया मेरे को, मैं दिल्ली आ गया। 7 दिन के अंदर 8 गाने तैयार हो, गुलाल के सारे का सारा म्यूजिक 8 दिन में तैयार हो चुका था। मैं वापस गया लेके हारमोनियम। मैं उस वक्त JW मैरिट के सामने उसका ऑफिस हुआ करता था, तो मैं एयरपोर्ट से सीधा वहाँ गया। मैंने कहा कि उन्होंने कहा, उसको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ साले को। हाँ, उन्होंने कहा हो गया पीयूष भाई? मैंने कहा हो गया। सारे गाने? मैंने हाँ सारे गाने। मैंने कहा तुझे आश्चर्य नहीं हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने क्यों? उन्होंने कहा ऐसे ही होना था। तो मैंने सुनाओ। मैंने कहा पहले शराब पिलाओ। तो शराब आ गई, शराब के साथ में 3-4 असिस्टेंट भी आ गए। तो गाया हमने, एक बार गाया पूरा का पूरा। तो उन्होंने कहा पीयूष भाई एक काम करते हैं और मंगवाते, थोड़ा सा और लोगों को मंगवाते।
पूरी रात गाने गाता रहा मैं गुलाल के, और पूरी रात पता नहीं कितनी बोतलें चली वहाँ पर, पता नहीं कितने बंदे आए, पता नहीं कितने बंदे, पूरी इंडस्ट्री आ गई थी वहाँ पर गाने सुनने के लिए। सुबह हम कहीं और पड़े हुए थे, ऐसे चित पड़े हुए थे, वैसे गुलाल बनाने के साले के पास पैसे नहीं थे, लेकिन गाने सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, गाने तैयार थे, पिक्चर तैयार नहीं थी, ये गाने हो गए थे तैयार 2002 में, और पिक्चर बनी जाके 2009 में। 7 साल 8 साल, मतलब उसके पाकीजा बनने में कसर नहीं रह गई थी। तो ऐसे बनी गुलाल, ऐसे ही मतलब आपके पी पी के, आपके अंधाधुंध फेंक फाक के अपने आप को। एक वो था इंडियन ओशन, वो अलग 4 बेवड़े, एक कुणाल था हमारा आपके मतलब साउंड इंजीनियर, वो भी अलग 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 ही। ऐसी फितरतों में बनी वो, ऐसी मतलब अपने आप को भूल के, मतलब पहले ब्लैक फ्राइडे थी पहले, इसके बाद में फिर ये बनी। तो इस तरीके से बनी। आपका सवाल मैं भूल गया यार, क्या था? हाँ, विवेकानंद। हाँ, तो यही था विवेकानंद का मतलब, यही था कि एक बार के कर्म मेरा अपने फल दे नष्ट नहीं होता। तो ये मैं इनसे बोलता हूँ कि काम करो। जनरेशन पूछती है मुझसे कि हम क्या करें, आप हमें कुछ इनसाइट देकर जाओ। मेरे पास कोई इनसाइट नहीं है यार, कोई इनसाइट नहीं है। छोड़ इसके कि काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, बुरा करो लेकिन फिर भी काम करो, लगातार करते रहो। इसका सिला मिलेगा, इसका सिला मिलेगा, इसका सिला मिलेगा, बाकायदा मिलेगा। ये लिखा हुआ है बाकायदा। फिजिक्स के हिसाब से भी एक दुनिया गोल है, गोल है, चपटी नहीं है, गोल है, राउंड है। तो जो आपने किया है कहीं ना कहीं एक घूम के घड़ी, खराब से खराब घड़ी भी दिन में कम से कम 2 वक्त सही टाइम पे दिखाती है ना। खराब से खराब घड़ी भी दिन में कम से कम 2 वक्त सही टाइम पे दिखाती है, क्योंकि वो घूम के आती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है बड़ी घड़ी को, बड़ी सुई को। तो ये होगा। तो ये था सर कुल मिलाकर। क्या बात है। अरे बोलो। हाँ, आरंभ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती मसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये सबने गाया है साला, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या इंटरना क्या होता है मिलिट्री डे, क्या वर्ल्ड कप, मुझे 1 पैसे की रॉयल्टी नहीं दी गई। सबने गाया है, ये सबने गाया है। हाँ सर।
पीयूष भाई, आपने अभी गुलाल की बात की, 7 साल लगे, फिर 46 में आपको ब्रेक मिला, इतना लंबा वक्फा हुआ है। आजकल टिकटॉक की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया में पेशेंस नहीं है। कहानी ऐसी कैसी कही जाए जिसको, जो बांध के रखे लोगों को, ऐसी कहानी कैसे हम कहें कि लोग बंधे रहें? क्या है उसका राज? कहानी के राज यार इमोट करना आना चाहिए आपको, मतलब आपको एक्टर बनना पड़ेगा कहानी कहने के लिए। अभी मैं देख रहा था परफॉर्मेंसेस, कुछ बड़े अच्छे परफॉर्मेंस हुए थे। कुछ वो जो कपल थे, एक जो सज्जन थे इधर है, वो जो मैडम थी, बड़ा जी हाँ बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके लिए इमोट करना, आप डोंट अटैक ऑन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ अ पर्सन। ऑडियंस के सेरेब्रल हेमिस्फीयर अटैक मत करो, यहाँ छूने की कोशिश करो, वो होगा ही होगा। सही देखिए, हम बेसिकली स्टोरी टेलिंग हमारी कहाँ से आई? ये टिकटॉक, ये इंटरनेट वगैरह, ये सब, ये नेट जो है आज आया है 20 साल पहले। इसके पहले चलो कंप्यूटर मान लिए, इसके पहले सिनेमा की भी एज क्या, मतलब 120 साल है। थॉमस अल्वा एडिसन ने आपके मतलब कब लेंस क्रिएट किया था? 1890 वगैरह में। इसके पहले क्या था? कुछ नहीं था, देहात था, एग्रीकल्चर था, स्टोरीज तब भी थी, नानी तब भी जिंदा थी, दादी तब भी थी, अलाव के पास बैठ के बाबा सुनाया करते थे कहानियां, वो भी तो तब भी जिंदा थे। इसका मतलब एक फोकलोर में घुसी कहानी है, और उतनी अजीबोगरीब। आप में से किसी ने तीसरी कसम देखी होगी अगर, राज कपूर साहब की, उसमें बोलता है कि वो सुनाते हैं राज कपूर साहब आपके वहीदा रहमान जी को कि वो आपके मतलब सूत के धागे पे 2.5 कोस से वो चलती हुई आई, और हम सब बिलीव करते हैं कि हाँ सूत पे जो है 2.5 कोस चलती हुई आई होगी, हम बिलीव करते हैं। उसमें जो है लॉजिक नहीं रहते। अगर आप दिल से सुनाओगे ना तो लॉजिक एक समय के बाद में गायब हो जाएंगे। जहां लॉजिक की चिंता करें ना आपने, वहां मरोगे। लॉजिक भूल जाओ। जहां क्राफ्ट, जहां पर आपके आर्ट शुरू होता है वहां क्राफ्ट खत्म होता है। लॉजिक भूल जाओ, लॉजिकली समझाने की कोशिश मत करो, इमोट करने की कोशिश करो। कैन यू क्राई, कैन यू वीप, कैन यू लाफ? ठट्ठा के हंस सकते हो आप, ठट्ठा के रो सकते हो आप, तो वो हिट करेगी कैसी भी। राजू हिरानी के सिनेमा देखो आप, उनके 5 की 5 पिक्चर हैं। वो बंदा जानता है कैसे रुलाया जाए, वो बंदा जानता है कैसे हंसाया जाए। 3 इडियट्स से बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने फिल्म नहीं देखी आज तक। बच्चे जो पढ़ रहे हैं पढ़ाओ यार उनको, जो करना चाहते करा। बनना चाहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आप बना रहे उसको आईटी। ये हर घर की प्रॉब्लम है। उन्होंने पकड़ी नब्ज को पकड़ा कि ये हर घर की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम, उन्होंने कहा प्रॉब्लम पर अगर निबंध लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो कोई लोग बाग जूते मारेंगे। उन्होंने कहा इसको फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाएंगे कैसे? टच करनी चाहिए यार। तो पहले हंसाते हैं, उनका फोटे है हंसाना। पहले उन्होंने खूब हंसा लिया पिक्चर में आपको, और पता नहीं कहां से मैसेज सरकार दिया कि बॉस कहना ये चाहते हैं हम, एक्चुअली हंसा के कहना ये चाहते हैं कि बच्चों को वही करो, वही करने देने की कोशिश करो वो जो चाहते हैं। वो मैसेज आ गया। वो एक टाइम में था, वो पैरेलल सिनेमा आया था बीच में, साला वो 90s 70s और 80s में। पता नहीं कुछ लोगों ने देखा, जो हंस रहे हैं देखा होगा उन लोगों ने। पता नहीं क्या था यार वो, पता नहीं क्या था। एक राजस्थानी उसकी रोटी, मणिकौल साहब की पिक्चर थी। मरहूम आपके मतलब अच्छे मेकर थे, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया। एक औरत बैठी बोल रही है कि उसकी रोटी, एक उसका हस्बैंड बैठा है, वो कहती है घूरे सिंह रोटी खा ले। अब घूरे सिंह देख रहा है उसको, साले को ताक रहा है रोटी को। कट्टू एक राजस्थान रोडवेज का ट्रक चला जा रहा है पहाड़ पर। कट्टू अगेन, घूरे सिंह रोटी खा ले। अब घूरे सिंह फिर ताक रहा है, फिर आपका ट्रक चला जा रहा है, घूरे सिंह रोटी खा ले। अरे घूरे खा को क्या अलग करो यार, क्या मतलब है? क्या निबंध लिख रहे हो? क्या कॉम्बिनेशन लिख रहे हो? क्या हंसाओ, रुलाओ, बात खत्म हो गई। अनुराग ने किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, आप देखो पार्ट 1, आपको लगेगा कि यार हर चीज है इसमें, एंड इट इज सो रियल कि हाथ बढ़ाकर छू लो उसको, बिकॉज इट वॉज अ स्टोरी टेलिंग। अरे विजय आनंद की सारी फिल्में, जॉनी मेरा नाम, सेकंड रेट अमेरिकन प्लॉट, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, गाइड, तेरे घर के सामने, 9 2 11, सब में जो है इट इज ए स्टोरी टेलिंग। कहाँ म्यूजिक लाना है, कहाँ पर परफॉर्मेंस करना है, ये सब जो नपातुला। शोले से बड़ा एग्जाम्पल को हो नहीं सकता। इतनी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करती है पिक्चर। शोले की हर क्यों हिट है वो? क्योंकि हम लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। उसने हमें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, रमेश सिप्पी साहब ने। उन्हें हमें गुदगुदाने की कोशिश करी। जब अमिताभ बच्चन मरते हैं लास्ट में, तो जब वो पैन करता है कैमरा, जो है जया जी देख रही हैं, चुपचाप खिड़की बंद करती हैं, उस वक्त हम रो पड़ते हैं, क्योंकि वी फील क्लोज टू दैट स्पेस। उस टाइम और स्पेस के हम नजदीक होते हैं।
तो स्टोरी टेलिंग मेरे ख्याल से आपके मतलब गुदगुदाने की ज़रूरत है, हंसाने की ज़रूरत है और रुलाने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इनफ ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स तो आप अच्छे स्टोरी टेलर हो. वरना फिर इम्प्रेस कर दोगे यार. इम्प्रेस करने से इम्प्रेस तो सब लोग कर रहे हैं आजकल. इम्प्रेस से क्या होता है? तो मेरे ख्याल से नुस्खा यही है सर. हाँ. एक अभी सुजीत सरकार साहब ने एक ट्वीट किया था, करतारपुर साहब में एक माँ और बेटी बहुत सालों के बाद मिले और हुस्ना को उन्होंने कोट किया है वहां पर, लाहौर के उस पहले जिले के हाँ, सुजीत था ना, जब मैं लिखा था गाना तो मैंने सुजीत था वहां पर. सुजीत ने साउंड हाँ, ये थिएटर के दिनों के एनके शर्मा साहब के दिनों एनके की शर्मा बात। एनके डायरेक्ट किया तो था. ये पाकिस्तान और ये इंस्पिरेशन कैसे आई? बहुत ही लाजवाब चीज बनी. बहुत फैंस हैं यहाँ पे हुस्ना के, अभी आपसे सब फोटोग्राफ. कैसे ये इंस्पिरेशन क्या कुछ थी? नहीं, इंस्पिरेशन कुछ है. अरे पता नहीं क्या इंस्पिरेशन है. अरे यार कुछ नहीं, एक प्ले था, उसका गाना था, मैंने कर दिया, इंस्पिरेशन बन गया लोगों के दिमाग में. अब सभी लोग पूछते हैं अब वो एक बगल में चांद होगा एक बगल, मैंने ऐसे ही लिख दिया था. मैंने ऐसे ही लिख दिया था. अब करते करते वो कालांतर में इतना रहस्यमय सॉन्ग बन गया कि हर बंदा, सर ये एक बगल में चांद होगा एक बगल में नींद होगी एक बगल लोरियां, हम चांद पर रोटी की चादर डाल के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाना. नींद ये कैसे सर? ये क्या बड़ा जबरदस्त फलसफा है आपका. तो और मैंने एक दिन में लिख दिया था ये गाना. लिख लगा के ख़त्म किया. मैंने ये सारे गाने कूड़े में डाल दिए थे दिल्ली में. उसके बाद में अब कहीं जाकर मैंने उठाया, जब कुक स्टूडियो में आ गया घर और उसना कुक स्टूडियो में आ गए, वो उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में इस्तेमाल कर लिया. अनुराग कश्यप ने वो सारा मेरे हर अच्छी चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है. कौन सा एक बगल की रिक्वेस्ट आ रही है सब जगह से. एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी एक बगल में लोरियां. हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे. एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी. हम सीपियों में भर के सारे तार छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर के यूं बहलाएंगे. एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, हम तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा. गम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा. कि याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी. याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, और कुछ हो जाएगी. कि होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा यही होगा यही मर जाएंगे. हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे. एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी एक बगल में लोरियां, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां. और जोर से तालियां बजनी चाहिए. उदयपुर टेल्स, पीयूष मिश्रा, और ये बातचीत आगे सवालों का अभी मौका आपको मिलेगा. पीयूष भाई, एक सवाल कहानियों को लेकर मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि
हम लोग बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाते हैं जिन्हें लोग कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वही चीज़ वेस्ट में एक्सेप्ट हो जाती है कि एक इंसान 100 लोगों को मार रहा है, या एम नाइट श्यामलान अपनी अपनी ही कहानियों को कभी भी लेते हैं। ये डिफरेंस क्यों होता है जब वो लोग सेम चीज़ बनाते हैं? वो कहानी का इम्पैक्ट, प्रभाव इतना ज़बरदस्त कैसे हो जाता है? इसका वेस्ट का हाँ, वही है, मतलब ये एक ही थ्योरी है इसकी कि जो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो। इसका जो है बहुत ही छोटा आंसर है कि इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिनेमा हमेशा यार, सिनेमा बोर करने के लिए नहीं बनता। सिनेमा इज नॉट कॉम्प्रिहेंशन, सिनेमा इज नॉट एसे, सिनेमा इज सिनेमा। दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग आर्ट। सिनेमा इज सिनेमा, सिनेमा निबंध नहीं हो सकता। सिनेमा इज सिनेमा, सिनेमा में गाने भी होंगे। ज्वेल थीफ देखिए आपने कभी? किसी ने? देव साहब की ज्वेल थीफ, तो वो पिक्चर है, मतलब वो इतनी बार देख चुका हूं मैं, और मुझे मालूम है कि इसमें दो दीवाने नहीं है। मैं आज तक इंतजार करता हूं दूसरे दीवान का, आज तक। इतना जबरदस्त उन्होंने बुना है उसको कि मुझे लगता है अब आएंगे दीवानंद अगले वाले। मुझे मालूम है कि दो एक ही दीवानंद है। और ये मैंने हिचकॉक की सारी पिक्चरें देख ली, मुझे लगा कि ये प्लॉट उन्होंने, हम यूजुअली हम चुराने के लिए फेमस है, तो मुझे लगा ये प्लॉट हिंदुस्तान में बन ही नहीं सकता। मैंने हिचकॉक की सारी पिक्चरें देख ली कि यार ये एक ही आदमी है और दो दो बताए जा रहे हैं। ये एक, मतलब इट वॉज विजय आनंद ओरिजिनल आइडिया, ये ओरिजिनल फिल्म थी। वो तो मतलब समय की फेर है कि वो बंदा जीनियस कहलाने से बच गया। विजय आनंद वॉज अ जीनियस, वो अपने टाइम के बहुत आगे की सोचते थे। और वो ऐसे ही राजू रानी, इनमें भी यही 5 की 5 पिक्चरें हैं, पांचों की पांचों सुपरहिट हैं, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट करते हैं, अंदर यहाँ जुड़ते हैं। पिया का खैर एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, अनिल धवन और जया भादुड़ी थे। हाँ हाँ हाँ, राजश्री की। अरे क्या बॉम्बे की कमर्शियल, बॉम्बे की लाइफ को जो है उससे बढ़िया किसी फिल्म में दिखाया नहीं गया। चौल लाइफ को दिखाया नहीं गया। ऐसी बहुत सारी पिक्चर हैं। गुरुदत्त साहब की एक साहिब और गुलाम थी, वो देखो क्या पिक्चर थी। तो ये इसका बहुत नटशेल में जवाब ये है कि आप इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप जुड़ जाएंगे। जहाँ ये इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन होता है ना, वहाँ हो जाता कवाड़ा कि हम ये कर दें और वो कर दें। और आज साला अनुराग भी आजकल साला इस स्टेप में चला गया। पहले इतना बढ़िया बनाया करता था सिनेमा, कुछ कहने के। वो एक और एक पागल मेरे को मिला है, वो उसको मतलब पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं मेरे को। वो एक और साला अजीब सा सिनेमा है उसका, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए किसी ने? अब उसमें पिक्चर ये खत्म हो गई थी, शूटिंग खत्म हो गई थी। तो मैं रहता हूँ गोरेगांव ईस्ट में, जो कि फिल्म सिटी के बहुत पास पड़ता है। तो एक दिन फ़ोन आया मेरे पास कि पीयूष भाई आ जाओ आप। मैंने क्या, मैंने नरेशन भी खत्म हो गया था मेरा, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ फिल्म सिटी में आ जाओ, शूटिंग चल रही है। मैंने किसकी शूटिंग चल रही है? कहने लगा इसकी, गैंग्स ऑफ वासेपुर की। अभी मैंने कहा खत्म हो गई पिक्चर, तो अब क्या शूटिंग चल रही है? उन्होंने कहा आप आ जाओ। मैं चला गया, और मेरे को कोड़ा दे दिया, ये कोड़ा लो पीयूष भाई। मैंने ले लिया ना, आप कमीज उतार दो। मैं उतार दी, अब मारो अपने आप को। अब मैंने कहा क्यों मारो, क्या कारण क्या है, मतलब कोई सीन होगा इसमें? नहीं आप मार दो, मैं 5-6 एंगल से शूट कर लूँगा इसको, आप एक एंगल से मारना। और कोड़ा भी ठीक ठाक था वो, मतलब उसमें लगती थी उसमें। मैंने यार कहाँ करेगा, किस कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बतलाओ मुझे। कहने आप मार दो, मैं इस्तेमाल कर लूँगा बस। उसने 3-4 एंगल से मुझे, वो सीन बाद में जुड़े थे उसमें कोड़े वाले, पहले नहीं थे उसमें, पहले नहीं थे उसमें, बाद में जुड़े थे। और उसने जोड़ जाल के इस्तेमाल कर लिया। एक तो वो बल्कि इसकी सुहागरात में इस्तेमाल किया, हुमा की और नवाज की। ऐसे ही गुलाल में एक मेरे साथ में एक बंदा था ना, जो मेरे साथ में एक बंदा रहता है जो कि अर्धनारीश्वर रहता है, आधा पेंट किए हुए। मैं ऐसे ही, हम जयपुर में शूटिंग कर रहे थे उसकी, तो मैं कुछ ब्रेक हुआ तो मैं ऊपर आया चाय पीने के लिए, सेट पीने के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि जो है आपके मतलब ये, उसका नाम था अजय मौर्य, बैठा हुआ है वहाँ पर, और उसकी जो असिस्टेंट है शिप्रा, वो उसे पेंट कर रही है। मैं तू कैसे? कहने लगा पीयूष भाई मैं एक्टिंग करने आया हूँ। तो मैं किस फिल्म में? मेरा गुलाल में। तो मैंने गुलाल तो मेरी पड़ी हुई है, तो कोई कैरेक्टर नहीं कर रहा? नहीं मैं कर रहा हूँ। मैंने जाके पूछा अनुराग से कि क्यों आया अजय? कर एक्टिंग करने। किस फिल्म में? मैंने गुलाल में। तो मैंने गुलाल में, तो मैंने पड़ी हुई है गुलाल। नहीं अभी मैंने सोचा नहीं, मेरे को लग रहा है मैं लगा दूंगा कहीं उसको। अभी मैंने कहा क्या चला गया भैया। अब मुझे नहीं मालूम कि साला मेरे साथ ही लगा रहा था उसको। अजय मौर्य आ गए मेरे सामने तो एक्टिंग करने के लिए। अब मैंने कौन है ये? कहने लगे अजय, अपना अजय। अरे मैंने कहा अजय तो है, एक्टिंग क्या कर रहा है ये, क्या रोल कर रहा है? उन्हें कुछ नहीं मालूम, नहीं मुझे मालूम नहीं क्या रोल कर रहा है। ये आपके साथ रहेगा और गाता रहेगा और डांस करता रहेगा और बजाता रहेगा, और जब आप कमनाए से डांट देना ये चुप हो जाएगा, और चुप डांटा नहीं तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। तो मैंने अबे करना क्या है बता, तो करना क्या है?
नहीं मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैं कि कुछ कर दूँ मैं। तो मैंने कर दिया। अभी मैंने कहा ऑडियंस को क्या बतलाएंगे कौन है ये, तो कहने लगा ऑडियंस, सारी जिम्मेदारी हमारी है कि ऑडियंस को हमसे कुछ बतलाएं। ऑडियंस खुद तो समझ में आए, खुद भी कुछ लेके आए। अबे मैंने कहा यार तू कमाल करता है। उसने जो है करवा लिया मुझसे, पिटवा लिया, वो मरवा दिया, उसको मरवा दिया। अच्छा हाँ, कहने लगा कि मैं आपको मारना चाहता हूँ पिक्चर में। मारना, मैंने कहा कैसे मारना, जान से मारना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मार दे भाई, तू डायरेक्टर है, तू मार सकता है। कहला नहीं फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप जिंदा रहो। अबे तो मैंने करना क्या चाहता है तू बतला देना साफ साफ। वो मालूम पड़ा कि उसने आपके मतलब वो जैसे किंग लियर और फूल की केमिस्ट्री थी ना, तो वो मेरा, उसने कहा कि ये आपका सबकॉन्शियस है, ये जो बंदा है ये आपका सबकॉन्शियस है, इसको मार दूंगा मैं तो ऑडियंस को ये मालूम पड़ेगा कि मैंने इसके सबकॉन्शियस को मार दिया। उसके बाद में यू विल बी मोर और लेस डेड इन द फिल्म। और वैसे ही हुआ, और वैसे ही हुआ। तो ये आपके मतलब इस तरीके के नकचड़े फिल्म मेकर्स बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन मिलते हैं तो ब्लेसिंग्स हैं साले, कि मतलब कोई ऐसा सोच रहा है, कोई ऐसा भी सोच रहा है। मतलब अनुराग भली कितना भी बदतमीजी कर रहा हो आजकल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपके एक फेज होगा जिसको प्री अनुराग कश्यप कहा जाएगा सिनेमा का, और एक फेज होगा जिसको पोस्ट अनुराग कश्यप कहा जाएगा। और ना लाइटर नोट, जब भी मैं कोई खराब फिल्म का अच्छा रिव्यू पढ़ता हूँ जो पेड होता है, तो मैं भी कमरा बंद करके अपने आप को पीयूष मिश्रा की तरह कोड़े मारता हूँ कि ये कैसे लिख दिया गया। पीयूष भाई, एक चीज़ जो बाहर अभी हम देख रहे थे, इतने सारे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, तस्वीरें क्लिक करवाते हैं, और आपकी कहानियों में और गानों में एक जो रेबेल है, एक बागी है कहीं ना कहीं जो आपके अंदर, फिर आप देखते हैं कि उससे लोग जुड़ गए हैं। वो रिएक्शन क्या होता है आप जब देख रहे हैं कि यंगस्टर्स और इतने लोग आपके लिखे वैसे जुड़ रहे हैं? यार मुझे आज सुबह जब लड़की मेरा इंटरव्यू ले रही थी, कहने लगी आप इतने बेबाक क्यों हैं, आप इतना ज़्यादा बदतमीजी जंगलीपन से अपने बारे में कैसे बोल देते हैं। अब बोल देता हूँ यार, मैं बोल देता हूँ, मुझे मालूम नहीं, बोल देता हूँ, बोल के हल्का हो जाता हूँ, हल्का हो जाता हूँ। मतलब मेरे अंदर कुछ है नहीं, ये मैंने प्रैक्टिस करी है। पहले नहीं बोलता था मेरे अंदर, पहले मैं बड़ा काम करता था लेकिन साली नींद नहीं आती थी रात को। इतना काम करके इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं था कुछ भी। इतना काम कर रहे हो तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए ना, लेकिन आई नेवर यूज्ड टू स्लीप प्रॉपरली। फिर विपश्यनाई जिंदगी में तब मालूम पड़ा, फिर एक फेज आया शराब का, उसने बताया कि यार इससे छूटने का एक ही तरीका, कम करने का ही तरीका है कि ये शराब इज सिम्टम, अंदर कुछ और है जो तुम, मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, मतलब यू नीड टू ऑल्टर योर मूड। इसका मतलब ये कि अगर आपका मूड सही रहेगा तो आप शराब नहीं पियोगे या कम पियोगे। तो यही बोला कि आपके अपने बारे में जितना आपकी ज़िंदगी गुजरी है उतना आप किसी को बोल दो, और बहुत करके जहाँ तक हो सके माफ़ी मांग लो। अगर मांग ली तो आप बहुत हल्के हो जाओगे। और बिलीव मी, ये प्रोसेस बहुत टेढ़ा होता है, बहुत टेढ़ा होता है। अरे दम निकल जाती है, दम निकल जाती है, दम निकल जाती है। लेकिन अगर एक बार कर दिया, उसके बाद में आपके वो स्कार जो धीमे धीमे भरने शुरू होते हैं, उससे यार इतना आंतरिक आनंद मिलता है। पहले मेरे पास कोई नहीं फटकता था, मेरे काम की इज्जत किया करते थे सब लोग डर के मारे, लेकिन पहले मेरे पास नहीं फटकता था कोई। आज की तारीख में मैं अट्रैक्ट करता हूं लोगों को, आई अट्रैक्ट द पर्सन्स। तो यही है कि मतलब बेसाख्ता बोल देना। मैंने उस लड़की से बोला कि वो आज जो मोहतरमा मेरा इंटरव्यू ले रही थी सुबह, मैंने उनसे बोला कि कहने लगे बुरा नहीं लगेगा सामने वाले को। मैंने बुरा लगेगा, एक बार लगेगा, दो बार लगेगा, ज़मीर सबके अंदर होता है, कॉन्शियस हर बंदा, सब कॉन्शियस सबके अंदर होती है। मैं कहाँ गलत हूँ हर बंदा जानता है। कोई बंदा उसे बोल देगा, एक पल को तिलमिला जाएगा, वो 2 पल को जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, उसको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ बात तो सही बोली थी इसने। एंड वाइस वर्सा, मेरे बारे में भी कोई बोलता है तो मैं बड़े बड़े खुले भाव से उसको लेता हूँ कि हाँ यार बोलो, कोई टेंशन नहीं। तो अब करते करते इतना हल्का हो चुका हूँ मैं, और इतना पारदर्शी हो चुका हूँ मैं कि अब ना तो किसी इन क्रिटिसिज्म के जो क्रिटिक्स हैं उनको मेरी परवाह है कि साला कुछ तो खुद ही बकवास कर चुका है अपने बारे में, तो क्या लिखें इसके बारे में, खराब बात क्या लिखें। मैं लिख चुका हूँ अपने बारे में, जैसा था वैसा था, वो जो कुछ भी बकवास मैंने की है। उनके पास में कोई अब वो तर्क नहीं है कि इसको कहाँ, अब परफॉर्मेंस की चिंदी उधर अलग बात है, लेकिन वैसे जो है आपके व्यक्तिगत तौर पर मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं था भाई लेफ्टिस्ट था एक टाइम में, मेरा भूल गया कि एक टाइम में चट गया, इनफैक्ट चट गया मैं कम्युनिज्म से। तो मैंने कहा यार आध्यात्म की दिशा पकड़ते हैं, इस तरफ आ गया, बात खत्म हो गई, सीधी जिंदगी है। हाँ, अभी तक मैं इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाता रहता, वहीं आपके ताबड़तोड़ वहाँ पर जंतर मंतर पर जाके ये बोर हो गए यार, उससे बोर हो गए। अब जो है आपके ऊपर उसको सोचता है, समथिंग इज देयर, कुछ है ऊपर, कुछ है ऊपर, कुछ है ऊपर बॉस, कुछ है ऊपर। तो
ये आपने बार बार जिक्र किया है विपासना का या अंदर जाने का, इससे आपने कहा है कि लिखना भी थोड़ा कम हुआ है, कुछ और ढूंढ रहे हैं। ये राइटर्स ब्लॉक जो लोग कहते हैं अटक जाते हैं, तो ये क्या है, इसको इससे कैसे जीता जाए? राइटर्स ब्लॉक कुछ नहीं होता, वो 1-2-3 आराम करो, थोड़ा दारू पियो, साला सब सही हो जाता है, सब सही हो जाता है। कुछ नहीं होता राइटर्स ब्लॉक, कुछ नहीं होता राइटर्स ब्लॉक। ये ज़बरदस्ती दिमाग में तनाव होता है आपके, मतलब उस चीज़ से हट जाओ, आपके 3 दिन उस चीज़ के अलावा कुछ और सोचो, और थोड़ा ढिलाई करो अपने दिमाग की, अपने आप हट जाता है वो। तो गाना सुनोगे कोई? लाहौर के उस पहले जिले के 2 परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकामे पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे, लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से पहलुए हुस्ना में पहुंचे। ओ हुस्ना, मैं तो हूँ बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तान में यादें तुम्हारी बोले, कि होता उजाला हिंदोस्तान में बातें तुम्हारी बोले, कि वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां वो हुस्ना। पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ वो हुस्ना, कि होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में हाँ वो हुस्ना। बड़ी बातें कही हैं इसने, कि वो हीर के रांझों के नगमे मुझको अब तक आके सताए, वो बुल्ले शाह की तकरीरों के झीने झीने साए, कि ईद की ईदी लंबी नमाजें सेवइयों की झालर, वो दिवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल, कि होली की वो लकड़ी जिनमें संग संग आँच लगाई, लोड़ी का वो धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई, कि वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में, हीरों के राजों के नगमे क्या अब भी सॉरी, कि हीरों के राजों के नगमे क्या अब भी सुने जाते हैं हाँ वहाँ वो हुस्ना। और सबसे आखिरी में है कि रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान। इमोशनली कनेक्ट, वही बोलता हूँ ना अभी मैं, ये आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे। ये स्टोरी टेलिंग का यही सबसे पहला प्रिंसिपल है कि इमोशनली कनेक्ट इमोशनली। इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। रोना आ रहा है तो क्यों बुरी बात है, रो पड़ो ना,
हमें बहुत छुपाते हैं अपने आप को, हम दबा के रखते हैं अपने इमोशंस को। हमारा हंसी दिख नहीं जाए किसी को, हमारा रोना दिख नहीं जाए। अरे रोना इंसान की तबीयत मिजाज है यार, फितूर है। हंसना इंसान का मिजाज है, फितूर है। हमारे नसरुद्दीन शाह बोलते हैं कि स्टेज पर रोना नहीं चाहिए कभी, उनका प्रिंसिपल है। मैं बोलता हूँ क्या बात कर रहे हो सर, आंखों में आंसू आएंगे तो रोएंगे ना, ऑडियंस कनेक्ट करेगी उससे। वैसे आप अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस कर दोगे। इंप्रेस होने के लिए कोई नहीं आता टिकट के पैसे देके। टिकट देके आप सब यहाँ पर जो है आपके गुदगुदी के लिए आए हैं, आप सब यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। अगर मैं आपको निबंध पढ़ के सुनाता तो मेरे ख्याल से किसी को मजा नहीं आता। मजे के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए आए, वही कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ लो भाई, सवाल पूछेंगे कुछ? क्या सवाल करेंगे यार, हो गया सब कुछ। बोलो कुछ सवाल करना कोई सवाल है ऑडियंस में? एनीथिंग? कैन वी फ्रॉम लाइट हियर प्लीज? लाइट ऑडियंस में। देखो मैं एक लड़की पे नज़्म सुनाता हूँ, लड़की पे सुनोगे? इरशाद। इरशाद इरशाद। ताली बजाओगे? है ना, बजा दी, लेकिन इस नज़म के बाद में ताली नहीं बजा पाओगे, क्योंकि ये है लड़की, 5 साल की बच्ची है, 5 साल की लड़की, और उस नज़म का नाम है 5 साल की बच्ची और रेप। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। जब शाम ये गहरी आती है मैं चौक चौक से जाती हूँ। जब शाम ये गहरी आती है मैं चौक चौक से जाती हूँ, फिर सहम सिकुड़ के, सेहर सेहर के, टांगों को यूं आपस में ही जोड़ जाड़ के, जकड़ जकड़ के बैठी सी रह जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। फिर आंखों को यूं मीच माच के, पेशानी पे आई पसीना बूंदों को मैं पिघला करके, पोंछ पाँच के, हिलक हिलक के, हिच हिच रो जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। उस बंद पलक के उबले आंसू, हाय शक्ति डबडब को मैं कोशिश करके, रुका रुका के, हलक से निकली खौफजदा उस चीख को ऐसे दबा दबा के ढहती ढहती जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। तुम चचाजाद हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, ऐसे ही होते हैं लोग बात। तुम चचाजाद हो या मामा या ताऊ के छोटे भाई हो, अम्मा हंस के कल बोल रही थी उनके दूर जवाई। तुम जहर जलेबी लाते हो, मैं खाते उसको जाती हूँ, पर गाल पे मसले नाखूनों की टीस को यूं ही भींच भांच के रोती सी रह जाती हूँ। अंकल बस इतना ध्यान करो, ये तकलीफ है। अंकल बस इतना ध्यान करो कि कहीं तुम्हारे घर में भी एक छोटी सी बच्ची होगी जो नहीं सहन कर पाएगी जो मेरे साथ में करते हो। अंकल बस इतना ध्यान करो, मैं उतनी ही छोटी सी हूं जिस पे मर्दाना छाप लगा के मर्द नाम भरते हो। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। डर लगता है। आप लोग पूछिए, जितना हो सकेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा कि नहीं जानता। हमारे बीच में एक शख्स हैं जो सर के क्लासमेट रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे क्लासमेट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पीयूष सर, मेरे क्लासमेट रहे हैं। मैं सीसीएस साइंस कॉलेज और कॉमरेड संतोष बड़बड़े, ये मार्क्स की गुत्ती मैंने पिलाई है भाई सालो। दास कैपिटल मैंने सिखाया है तेरे को। क्या हाल है तेरे? यहाँ पर मैं अच्छा, ऑडियंस को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी यादों में कुछ पेंटिंग्स हैं, इसमें एक पेंटिंग पीयूष जी ने बनाई हुई है। इनका हम काफ़ी स्कूल में क्लास बंक करके बैठे रहते थे, इनका घर पास में ही था नदी किनारे, और इनके पास बहुत अच्छी रिकॉर्ड्स का कलेक्शन था, एलपी रिकॉर्ड्स और वो ठुमरियाँ और वो पुराने। अपन बैठ के बातें करते थे। अरे वाह यार, तू सही। एक पेंटिंग जो मैं बताना चाहता हूँ, एनएसडी में इनका सिलेक्शन हुआ, इनके पापा ने पार्टी वगैरह दी, मैं उसमें नहीं जा पाया था शाम को। साइंस कॉलेज में हम बैठे थे, लाला की टपरी गेट के बाहर चाय की दुकान, याद है? याद है। पीयूष आया,
भाई कॉमरेड लोग थे, जेब में फटे कुर्ते रहते थे खादी के, मैंने बीड़ी पिलाई। फिर इसको बोला भाई कुछ सुना। इसने जो गाना सुनाया एक चतुर नार, हाँ वो मतलब मैं आई कैनॉट डिस्क्राइब, मतलब वो एक पेंटिंग बन गया है मेरे दिमाग में। और जब भी कभी इसका जिक्र होता है मेरे को वो गाना याद आता है। अरे अब वो गाना याद नहीं यार, जो जवानी की अरे बात है। बहुत अरे शानदार नहीं यार, गाया नहीं, था। वो गाना याद अरे नहीं वो है। खींचा था तुमने जो हाँ, उसके वो खींच के टूट गया अब। इतना खींचा के टूट गया। दैट वाज इनक्रेडिबल, नहीं अब तो याद नहीं यार। इनक्रेडिबल गाना था वो। जवानी की बातें थी वो बात मतलब नहीं यार, याद नहीं है मुझे, वो याद नहीं है मतलब। अब पुराने गानों से किसको इश नहीं होगा, मतलब वो तो फेज ही अलग था। वो सुना तो दिया चलिए। अभी मैंने। बाकी ही वाज एकदम स्कूल में डिफरेंट, मतलब मैं क्या सोचता था अजीब सा लड़का था। अजीब मतलब ये वो फोल्ड करी हुई पैंट पहनता था जब हम सब लोग बेल बॉटम पहनते थे, 36 इंच की 40 इंच की, या देख मेरी 36 वाली है मोहरी। ये सीक्रेट सबके सामने नहीं। Thank you, sir. थैंक यू Thank you. पीयूष, शुक्रिया बहुत। बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू मेरी जान। ये माइक मुझे। यू हैव डन रियली वेल। चल मला अभी पीयूष भाई शुक्रिया बहुत बहुत इन गानों के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए, जो थिएटर में आपने काम किया है, इश्क किया, कुछ काम किया, जब शहर हमारा सोता है, मंच की सरगम, जो भी आपने हमें दिया उसके लिए बहुत जोरदार तालियां पीयूष भाई के लिए बजनी चाहिए। क्या खत्म हो गया? नहीं खत्म नहीं खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी कुछ है। और कोई पूछना चाहे तो प्लीज सवाल कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बोल जल्दी से पूछिए। हाँ। आइए। किसको? जीशान अयूब की कुछ बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जिशान आयुब साहब को आपने फ़ोन किया था और उन्होंने थोड़ी फटकार लगाई थी क्योंकि ऐसा। अरे यार ऐसे मैं बिना गाली के बात नहीं कर सकता एक्चुअली, तो बिना उसमें मेरा प्यार आता है। तो मैंने मतलब मैं हर तरफ से अफवाहें आ रही हैं कि आपने दूसरा बच्चा पैदा कर दिया, हम बतलाए नहीं। उस ईशान के बारे में सब बोलते कि यार ये पीयूष जी उनका बेटा है। हम सब लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि आपके बेटे ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी। अरे मैंने कहा यार मेरा बेटा हो गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा साला। तो मैंने कहा कौन है बे तू? मैंने गालियाँ भी दी, गालियाँ देना फर्ज बनता है, आपने जूनियर है मेरा एनएसडी का, तो मैंने गालियाँ दी उसको साले को। तो मैं कौन है बे तू, मेरी शक्ल लेके आ गया, मेरी आवाज़ लेके आ गया। तो उसने बतलाया कि ऐसे ऐसे, फिर मैंने घर बुलाया उसको। तो मैंने और लोगों से पूछा कि वाकई मेरे जैसा लगता है कि नहीं है, या मेरे जैसा बोलता है कि नहीं। तो फिर उसने खुद कन्फेस किया कि यार पता नहीं कहाँ से आ गया, मतलब ये पूरी जनरेशन का गैप है। मैं 86 का पास आउट हूँ, वो 97 का 2007 का पास आउट है। तो उसमें है मतलब कई बार ऐसे इत्तेफाक होते हैं कि दो लोगों की शक्लें बहुत मिलती हैं। तो मुझे मालूम नहीं, और लोग जानते होंगे कि आपके ज़ीशान अयूब की शक्ल मुझसे मिलती है या उसके बोलने का अंदाज मेरे जैसा है। तो है दुर्भाग्य है, क्या करें। आखिरी सवाल, उसके बाद फिर एक परफॉर्मेंस और है। प्लीज कोई लास्ट क्वेश्चन, कोई भाग के। जी आपने बहुत कुछ सुनाया, कोई ऐसी चीज जो आपका दिल हमेशा करने को चाहता हो? जो मेरा दिल हमेशा करने को चाहता हो, सोचता हो, ऐसा कुछ सुना है? वो तो नहीं मालूम है मुझे। करने को चाहता है मतलब मैं समझा नहीं सर, मेरा क्या दिल करने को चाहता है? ऐसा कुछ जो आपका दिल चाहता हो, सोचता हो कि ऐसा हो जाए कुछ। मैं समझा ही नहीं एक्चुअली। हाँ मतलब कुछ भी सुना है? कुछ भी ये मेरे ख्याल से अगले परफॉर्मेंस तैयारी है ना। हाँ तो एक हाँ ये ये इसमें जो है ऐसे छोटी सी नज़्म है। क्या नखरा है यार। कुछ एक गांव था सर, एक गांव था, उसमें कुछ लोग रहा करते थे, रहते हैं लोग गांव में। तो उसमें एक बंदा था, वो बंदा, मैं पैरानॉइड क्या होते हैं बतला रहा हूँ आपको। एक बंदा था, वो खड़ा हुआ था, तो कुछ लोग उससे देखे, उन देखो साला खड़ा हुआ है, तो बैठ गया, उन देखो साला बैठ गया। तो उसके बाद अपने घर में चला गया, उन देखो साला घर में चला गया। दरवाज़ा बंद कर लिया, उन्हें देखो साला दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बड़ा परेशान, क्या मतलब आपके? वो जाके खिड़की पे खड़ा हो गया, उन्हें देखो साला खिड़की से झाँक रहा है। फिर वो जाके अंदर, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया।
तो देखो साले दरवाज़ा बंद कर लिया। वो 3 दिन बाद दरवाज़ा खुला तो मालूम पड़ा कि वो फांसी पर लटक गया था। मैंने कहा मर जाऊंगा साले, तुम तुम्हारी बात सुन सुन के। उन्होंने देखो साला मर गया। इस तरह की चीज़ थी। तो कुछ लोग होते हैं बहुत ही पैरानाइड होते हैं कि पहले बोले कि बात करो, पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए। ये मज़ेदार नज़्म है। पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए, तो क्यों बोला कि बात करो? पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए, तो क्यों बोला कि बात करो? मैंने कब बोला, मुकर गए। पहले बोले कि बात करो, जो बात करी तो बिगड़ गए, तो क्यों बोला कि बात करो? मैंने कब बोला, मुकर गए। फिर खुद ही बोले साथ चलो, फिर खुद ही बोले साथ चलो, जो साथ चला तो पिछड़ गए। फिर खुद ही बोले साथ चलो, जो साथ चला तो पिछड़ गए। फिर थक के बोले रुको जरा, मैं अच्छा बोला अकड़ गए। फिर खुद ही बोले साथ चलो, जो साथ चला तो पिछड़ गए। फिर थक के बोले रुको जरा, मैं अच्छा बोला अकड़ गए। ये अच्छा क्यों बोल रहे, ये अच्छा क्यों बोल रहे? अरे तो क्या बोलूं, वो झगड़ गए। ये अच्छा क्यों बोल रहे, तो क्या बोलूं, वो झगड़ गए। मैं हुआ परेशान यार चलें, वो वहीं पे गड़ के ठहर गए। मैं झल्ला करके भाग लिया, वो चीख पड़े कि किधर गए। मैं झल्ला करके भाग लिया, वो चीख पड़े कि किधर गए। मैं बाल नोच के वहीं मरा, वो बोले साले गुजर गए। चले मेरे ख्याल से टाइम हो गया, इतनी मुलाकात थी, अच्छी रही। आगे मिलेंगे तो कभी फिर बात करेंगे, है ना। धन्यवाद बाबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो We मच। can give a standing ovation. Yes, yes, yes. We can give that standing ovation. Thank you so much, sir.